देखो बता देता हूं सर, हमारा एक डाउट था। मैं कहा क्या? कि सर वो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको भी ठंड लग गई। हाँ जी सर, वो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें है ना 5200 ऐड क्यों किए, है ना? तो मेरा पहला एक क्वेश्चन है, इसमें 8000 ऐड क्यों किए? क्योंकि वो एडेड नहीं था। ओके, कि 20000 को आपने कितने पे वैल्यू किया था? 12 पे। तो 8000 कम कर रखा था, तो हमने 8000 वापस बढ़ा दिया। सेम वही चीज तो देखो यहाँ पे बोला है, रिमेनिंग स्टॉक, सेकंड लाइन, रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 4800। अब 10,000 का तो बेच दिया, बचा 10,000। अब 10,000 को कितने पे वैल्यू किया है? 4,800। तो कितना कम कर दिया? 5,200। तो जैसे वो 8,000 ऐड हुआ है, वैसे यहाँ पे 5,200 ऐड हुआ है, क्योंकि 76,800 में तो 8,000 कम था, और ये जो 63,600 का स्टॉक है, उसमें कितना वैल्यू कम कर रखा है? 5,200 कम कर रखा है, तो 5,200 ऐड बैक कर दिया। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हमको आज क्या पढ़ना है? क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो लिखो इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट हो गया, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी देखो, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, जो पहला पढ़ा था अपन ने, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इसमें कहीं रटना पड़ा? समझ में आ रहा था बढ़िया से? ओके, लेकिन मैंने बार बार यही बोल रहा हूं कि पूरे अकाउंट में ये वाला जो स्टेप होगा, अब ये वाला जो पार्ट होगा, इसको अपने को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, तो अपन करेंगे लर्न स्टेप्स। चलिए, पहली बात तो ये किस चीज के लिए क्लेम मांगा जा रहा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या चक्कर है? आग लगी, अभी भी लगेगी, तो जो, हाँ सर आग लगेगी लगेगी ऐसा चैप्टर पढ़ा रहे हो, एक तो ठंड इतनी लग रही है और आप बार बार क्वेश्चन में याद दिला रहे हो कि ठंड लग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगेन आग लगेगी, आग लगेगी तो क्या होगा? स्टॉक तो जल गया, उसका तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नेक्स्ट डे से आप उसी रूटीन बेसिस पे सेल कर पाएंगे जैसे पहले किया करते थे? नहीं कर पाएंगे। आपकी सेल्स इफेक्ट होगी? बिल्कुल, आप उतना सेल्स नहीं कर पाएंगे जितना पहले किया कर सकते थे। ओके, तो अब वो जो सेल्स आपकी कम हो रही है, उस पर आपको क्या हुआ? प्रॉफिट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सेल्स नहीं हुई तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ। अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस प्रॉफिट के नुकसान के लिए, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या करवा सकते हो? हाँ, खुद को इंश्योर्ड करवा सकते हो और क्लेम रिसीव कर सकते हो। समझ में आया? ओके, तो दैट इज क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें स्टेप्स क्या रहेंगी वो देखो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड, सर ये क्या है? जिसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? जितने टाइम पीरियड के लिए आपको कंपनसेट करेगी। अब एक बात बताओ, आग लगी तो 6 महीने तक डिस्टर्ब रहे, एक्चुअल लॉस पीरियड क्या है? 6 महीना, और आपने पॉलिसी करवा रखा है 4 महीने के लिए खुद को कवर, तो इंश्योरेंस कंपनी 4 महीने के लिए आपको रिम्बर्स करेगी या 6 महीने के लिए? जब पॉलिसी आपने 4 महीने का ले रखा है तो 4 महीने के लिए करेगी। अच्छा, मान लो पॉलिसी आपने 7 महीने का ले रखा हो तो, लेकिन एक्चुअल लॉस पीरियड 6 महीना है, तो 6 महीना, तो विच एवर इज लोअर हो गया ये तो चलिए लिख लेते हैं। विच एवर इज लोअर, क्या? पीरियड ऑफ पॉलिसी टेकन, पीरियड ऑफ पॉलिसी टेकन और एक्चुअल लॉस पीरियड, और एक्चुअल लॉस पीरियड, विच एवर इज लोअर। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। हाँ वेरी गुड सर, इस बार सेल्स कितनी कम हुई, सेल्स कितनी कम हुई, उसी के बेसिस पे तो देखेंगे कि इतना प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। तो ये कैसे आएगा, पहले देखो, लिखना नहीं। मान लीजिए आग लगी कब, 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023, और आप इससे इफेक्ट डिस्टर्ब कब तक रहे, 3 महीने तक, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर 2023 एक्चुअल लॉस पीरियड है। और मान लेता हूं पॉलिसी भी इतने टाइम का ही ले रखा है, तो इंडेमनिटी पीरियड क्या हो गया है, यही 3 महीने। ओके, इंडेमनिटी पीरियड, ओके। अब हमें पता करना है कि इस बार हमारी सेल्स कितनी कम हुई है, तो इसका क्या जरिया है, कैसे पता करें कि सर हमारी इस बार इतनी सेल्स कम हो गई है। प्रीवियस ईयर के डेटा से, प्रीवियस ईयर में चेक करना पड़ेगा कि इसी ड्यूरेशन में हमारी सेल्स कितनी हुई थी, तो उसके बेसिस पर इस बार भी होगी। सर प्रीवियस ईयर में भी कौन सा टाइम पीरियड, यही वाला टाइम पीरियड, जुलाई से लेकर सितंबर। क्यों, सीजनल बिजनेस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो सीजनल बिजनेस में अपने को उसी ड्यूरेशन का देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। सीजन है तो बहुत ज्यादा सेल होता है, सीजन नहीं है तो नहीं होता है सेल। ओके, तो मुझे क्या जज करना होगा, मुझे देखना होगा कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 में सेल्स कितना हुआ था। ठीक है जी, इसे बोलूंगा प्रीवियस ईयर सेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंडेमनिटी पीरियड, और एक्चुअली इसका नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल्स। क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड सेल्स। जिसे कंपेयर करना उसको स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अच्छा ये हमारा स्टैंडर्ड है, पिछले बार इन्हीं 3 महीनों में हमारी जो सेल्स हुई थी, मान लेते हैं कि वो हमारी सेल्स हुई थी 5 लाख की, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन वाला और क्या देगा, क्वेश्चन वाला बोलेगा कि देखो जी पास्ट ईयर्स को हमने जज किया, देखा, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है ना, हर साल हमारा ट्रेंड है, हमारी सेल्स हर बार 10% से बढ़ जाती है। पास्ट ईयर ट्रेंड दे रखा है, हमारी सेल्स हर बार 10% से बढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इस बार भी हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ट्रेंड है 10% का, तो मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए थी, 5,50,000। एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स, ट्रेंड की वजह से हमने उसको एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स। ओके, विशाखा है या रुचि है, विशाखा, हाँ तो सो रही है, नहीं सो रही है, ठीक है, 5,50,000। ओके, तो क्या होनी चाहिए सेल्स, 5,50,000, लेकिन एक्चुअली इस ड्यूरेशन में आपकी सेल्स क्या हुई है, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, मान लीजिए कितनी हुई है, 1,50,000। कब से कब तक, 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 एक्चुअल, हाँ लॉस पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड में आपकी सेल्स कितनी हुई, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड 1,50,000। तो कितने से सेल्स कम हो गया, 4 लाख से सेल्स कम हो गया। और अब अगर मैं आपको, तो ये क्या आ गया, हो गया स्टेप नंबर 2। और अब अगर मैं आपको जीपी रेट दे दूं कि आप सेल्स पे कमाते हैं 20%, तो क्या आप लॉस ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, कितना कितना प्रॉफिट का नुकसान हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपए सर की, 4 लाख की सेल्स हमारी कम हुई है, उस पर हम 20% कमाते, 80,000 रुपए हम नहीं कमा पाए, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर आपने तो कहा था रटना पड़ेगा, ये तो सब समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ओ ऐसे ही ना ना, बताएंगे ना। देखो, कैलकुलेशन ऑफ
शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। पहले तो ये लिख लेते हैं अपन, रुक जाओ, प्रॉब्लम है, नहीं होगा, चलो कोई ना, इसको बताना पड़ेगा। चलो देखो कोई बात नहीं, वो पड़ा है साइड में, रहने दो, उसको लिखना भी नहीं था, मैं वैसे भी इसको साइड में कर रहा था और ज्यादा। एक्चुअल, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, तो कैसे लिखोगे, लिखो प्रीवियस ईयर, जब तक ना बोलूं ना लिखें, प्रीवियस ईयर्स सेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग, वो सिर्फ समझाने के लिए था, होगा वैसा सही, लिखेंगे वैसा सही, प्रीवियस ईयर सेल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड, और फिर लगा देंगे यहां पे राइट मार्क। इसे आप क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड सेल्स, क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड सेल्स। और प्लस और माइनस क्या कर देंगे, ट्रेंड के लिए, ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, प्लस और माइनस। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स, और इसमें से लेस क्या कर दिया जाएगा, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। ओके, एक्चुअली सेल्स कितना हुआ, कौन से ड्यूरेशन में, इंडेमनिटी पीरियड, वही 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023। ओके, ये आ गया क्या, शॉर्ट सेल्स। ये लो जी, हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, मैंने क्या शॉर्ट सेल्स को किससे मल्टीप्लाई किया, जीपी रेट ना, तो स्टेप नंबर 3 क्या है, जीपी रेट। स्टेप नंबर 3 जीपी रेट। जीपी कैसे फाइंड आउट होता है, जीपी रेट, सॉरी, जीपी रेट, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सर आप फालतू में डरा रहे थे, देखो कहीं कुछ भी नहीं रटना पड़ रहा। सेल्स कौन सी, अरे यहां सेल्स कौन सी लोगे, पिछले अकाउंटिंग ईयर की, प्रीवियस ईयर सेल्स। सर अपने एग्जांपल में बात करें तो इंडेमनिटी पीरियड आपका 1 जुलाई 2023 है, इससे जस्ट पहले देखो कौन सा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, क्वेश्चन में देगा अप्रैल से मार्च, अगर अपन माने तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक पिछले अकाउंटिंग ईयर में आपकी सेल्स कितनी हुई है। 5 लाख तो अभी हुई ना इसमें, स्टैंडर्ड इस 3 महीने में हो गई, पूरे साल भर में 12 महीने में
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2023, पिछला अकाउंटिंग ईयर। समझ में आया? ये 5 लाख तो जस्ट हाँ पिछले 3 महीनों में सेल क्या हुई थी इसी ड्यूरेशन में। ओके, अब साल भर में कितनी होगी 20, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख होगी जितनी भी हुई होगी। अपने को क्या करना, क्वेश्चन वाला देगा तो सेल्स यहाँ पे कौन सी लेनी है? ओके सर, पिछला अकाउंटिंग ईयर का लेना है। ठीक है जी, लेते हैं सेल्स। कौन सी वाली? हाँ, ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। लिखो सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। प्रीसीडिंग भी बोल सकते हैं ना? हाँ या ना? प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। ओके, और जीपी ये कैसे आएगा? बस अब यहां पे ही अपने को रटना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा था। ये वो जीपी नॉर्मल वाला जीपी नहीं है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट वाले से फाइंड आउट कर रहे थे। ये जीपी कुछ अलग जीपी है। अब जीपी कैसे बना है वो सुनो। वैसे तो जीपी क्या होता है सर, लिखना नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, बाय सेल्स, हाँ जी, बाय हर्षिता, हाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके, और 2 जीपी, ठीक है जी, पी एंड एल। फिर ये जीपी यहां पे शिफ्ट होता है बाय जीपी। कुछ खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स भी आती है, बट फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, और एनपी आ जाता है। ओके, यही होता है जीपी। एक बात बताओ, क्या मैं नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड करूं तो जीपी आ जाएगा क्या? अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम ना हो तो नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड करूं तो जीपी आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब है क्या, करना क्या है अपने को? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए जो जीपी कंसिडर करना होगा वो केवल नेट प्रॉफिट में कौन से वाले खर्चे ऐड करने हैं? केवल और केवल इंश्योर्ड। केवल और केवल कौन से वाले? इंश्योर्ड। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम किसके रिगार्डिंग देगी? कहेगी एक तो देखो जी आपका नेट प्रॉफिट का नुकसान हो गया है वो ले लीजिए, प्लस ऐसे स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग मतलब फिक्स चार्जेस, जिसके लिए आपने क्या करवा रखा है हमसे? इंश्योरेंस करवा रखा है। आपने वो खर्चे क्या कर रखे हैं? इंश्योरेंस में कवर कर रखे हैं। केवल उनके लिए आपको क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में आपको कौन से खर्चे ऐड करने हैं? केवल और केवल इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लॉजिक बता दिया है, बाकी आपको याद ही करना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इन दोनों का आपको क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। एक तो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो ले लो, और एक क्या ले लो? स्टैंडिंग चार्जेस का ले लो। स्टैंडिंग चार्जेस भी कौन से? जिसके लिए आपने ऑब्वियसली इंश्योरेंस करवा रखा है। चलिए, तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, वरना हाँ याद तो करना ही है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा बहुत अपने को लर्न करना पड़ेगा। इंश्योर्ड एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए मिलेंगे। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, ए पार्ट इसमें भी। अगर क्वेश्चन वाला आपको नेट प्रॉफिट देता है, इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और अगर क्वेश्चन वाला आपको नेट लॉस देता है, जो कि रेयर केस में होगा, इन केस ऑफ नेट लॉस, तो आपके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? आपके अकॉर्डिंग बनेगा तो गलत, लेकिन फिर भी क्या बनेगा? सर ऊपर वाले को अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ये लॉस है, लॉस क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस,
ये बनना चाहिए। ओके, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बनना तो यही चाहिए। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस क्या करना है, नेट लॉस। सर डरा क्यों रहे हो, यही तो बन रहा है, आगे तो लिखो नेट लॉस इनटू, इसको प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जा रहा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ये देखो यहां रटना पड़ गया एक तो, नेट लॉस का पूरा नहीं लेस होगा, प्रोपोर्शनेटली लेस करना है, जितना टोटल स्टैंडिंग में से आपने इंश्योर्ड करवा रखा है केवल उतना लेस होगा। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस क्या कर देंगे, नेट लॉस। अगर आपको पिछली बार लॉस हुआ है, हाँ, तो नेट लॉस वो भी कैसे, प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, तो जीपी रेट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। 99% तो ग्रॉस प्रॉफिट का ही आएगा, अगर आया तो। पहली बात तो आने का चांसेस लॉस ऑफ स्टॉक के ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट के कम होते हैं। और लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी फिर आएगा तो प्रॉफिट वाला आएगा, लॉस वाला आने का रेयर, इसलिए मैंने बोला। देखो 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 14 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है ना आपके, अब उसमें 2-2 पार्ट में आ जाता है, तो 6-6, 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और हो सकता है कभी कभी जो बड़े क्वेश्चन, बड़े चैप्टर होंगे, उनका 14 नंबर का अकेला बड़ा क्वेश्चन भी आता है, जैसे पार्टनरशिप, पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कोई ब्रांच का देना चाहे तो पूरा बड़ा क्वेश्चन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूरा बड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो कैसे भी डिपेंड कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कौन बताएगा कि क्या आएगा लॉस में? नहीं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है ना भाई आपका प्रॉफिट। देखो पिछली बार ही अगर आपका प्रॉफिट लॉस मान लो, अगर ऐसा है, पिछली बार का है ना ये, तो प्रॉफिट और लॉस। अब पिछली बार ही आपका लॉस था, पिछली बार आपका अगर लॉस था, अब आप कह रहे हो कि क्लेम हमको दे दो लॉस ऑफ प्रॉफिट का, तो भैया आप तो, आपकी कंपनी है ही लॉस में। फिर आप बोल रहे हो कि अरे हमारा ना काम आग लग गई, काम धंधा खत्म हो गया, प्रॉफिट खो गया, प्रॉफिट का क्लेम दे दो। भैया तुम्हारी कंपनी है ही लॉस में, प्रॉफिट था ही नहीं, काहेगा क्लेम दे दे? सुना है तो क्लेम फिर उस केस में नहीं होगा, ठीक है। अब आया आदित्य, चलिए स्टेप नंबर 4। डॉक्यूमेंट्स है, ऑडिटर है, हम लोग साइन करेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 4। अरे इतने सारे क्वेश्चन नहीं ऐसे फालतू के, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, अगर मैं यहां ना होता तो क्या होता, अगर तुम यहां ना होते तो क्या होते, इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है ना। चलो प्रोसेस देखो, क्वेश्चन देखो, फिर देखो आराम से। स्टेप नंबर 4, क्योंकि अगर मगर में तो क्या होगा, अगला जून ले आऊंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, स्टेप नंबर 4 क्लेम 4। तो अपने अगर और मगर को थोड़ा सा साइड में रखें, फिर भी हो तो इकट्ठा करके रखें, बाद में मुझसे पूछ लें, ठीक है। जिसके भी डाउट हो, कोई भी डाउट है, बाद में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वरना तुम्हारे अगर मगर के कारण क्या होता है, इनके बहुत सारे दिमाग चालू हो जाते हैं घूमने, ठीक है ना। इसलिए जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं सॉल्व होंगे, लेकिन मुझसे अलग से पूछ लेना। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, बोलो, बताया था मैंने, सिखाया था मैंने, लगाओ दिमाग। स्टेप 1, 2, 3 को यूज करना है, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। स्टेप 2 में आपने कैलकुलेट किया था ना, शॉर्ट सेल्स बताया तो था मैंने, 4 लाख की कम हुई है इनटू जीपी रेट, बस। तो शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट, शॉर्ट सेल्स स्टेप नंबर कौन सा 2, और जीपी रेट स्टेप नंबर 3। तो स्टेप 2 इंटू 3 करेंगे तो स्टेप नंबर 4 आ जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट।
काश यहीं तक होता तो हमें, हाँ, मुश्किल नहीं होती बिल्कुल भी। 4 ही तो स्टेप है, हमें आगे भी चलना है। कितनी स्टेप है? बस 8। हाँ, बस 8 ओनली। डबल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट ओनली। हमको ऐसे नहीं चाहिए, क्लेम नहीं चाहिए, रहने दो। हाँ जी, क्लेम फॉर, नेक्स्ट देखो स्टेप नंबर 5, क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब बस एक ये वाली स्टेप और अपने को लर्न करनी है, बाकी कुछ लर्न नहीं करना होता। एक तो जीपी वाला कैलकुलेशन और एक ये वाला, क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब आग लगी है तो नेक्स्ट डे से काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी तो करने पड़ेंगे। इस दुकान में तो आग लग गई, दूसरी जगह दुकान लेनी पड़ेगी, शॉप अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहां से आप सेल आउट कर सकें, आउटलेट तो बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक्स्ट्रा खर्चे लगेंगे, बिल्कुल खर्चे लगेंगे, ये जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो, है ना। तो इन एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए भी आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, अगर आपने ऑब्वियसली इंश्योरेंस करवा रखा है तो। अच्छा, तो अब क्लेम मिलेगा कितना? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे कम। 3 पॉइंट लिखूंगा, तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू आएगा वही आपको क्लेम मिलेगा। पहला, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, आपने एक्चुअली कितने खर्चे किए हैं। अब ये स्टेप्स हैं जो लर्न करनी है। दूसरा, एक तो जो एक्चुअल खर्चा है वो, दूसरा आप इसकी वजह से सेल्स कितना कर पा रहे हो, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। इन एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से आप सेल्स कितना कर पा रहे हैं, इनटू जीपी रेट, इनटू जीपी रेट, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट। अगेन प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ओके, तीसरा, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस, देखते चलना क्या कैसे लिख रहा हूं पहले, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अब नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड मतलब तो वही हो गया जीपी। ओके, जीपी डिवाइड बाय, हम ऐसे भी कह सकते हैं जीपी डिवाइड बाय जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बोल सकता हूं क्या? वापस बोल रहा हूं, जीपी डिवाइडेड बाय जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या होता है? हाँ भाई, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? जीपी होता है कि नहीं होता है? अगर मैं इसको ओपन करूं नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को, तो मैं बोल सकता हूं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो जीपी हो गया, और प्लस क्या हुआ? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ, अच्छा, ठीक, फिर ठीक है। चलो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो 3 है, क्या क्या? पहला बोलना वेंकटेश, पहला एक्चुअल, दूसरा सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट। क्वेश्चन वाला देगा कि इन खर्चों की वजह से हमारी इतनी सेल्स हुई है, नहीं देता है तो हम क्या मान लेते हैं, जो एक्चुअली सेल्स हुई है वो इन्हीं खर्चों के वजह से हुई है, सेल्स पॉसिबल ही इन्हीं खर्चों की वजह से हुई, वरना सेल्स होती ही नहीं उन 3 महीनों में। अच्छा, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट। तीसरा क्या? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्ज। बस स्टेप नंबर, हाँ
स्टेप नंबर 6 कौन सा? पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन। ओके, क्या लॉस ऑफ स्टॉक वाले में भी हम ऐसा देखते थे ना कि पॉलिसी कितने का लेना चाहिए? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने की डेट को स्टॉक कितना है, हम ये तो बोलते थे कि पॉलिसी उतने का लेना चाहिए और फिर उसको कंपेयर करते थे पॉलिसी वैल्यू से। वैसे यहां पे भी देख रहे हैं कि पॉलिसी टू बी टेकन, कितने का पॉलिसी लेना चाहिए। पॉलिसी कितने का लें, इसके लिए आपको चाहिए कि एक और सेल्स। अब तक 3 सेल्स कंसीडर कर चुके हैं अपन, कौन कौन सी सर? हाँ, इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर में सेल्स दैट इज स्टैंडर्ड सेल्स, और एक प्रीवियस ईयर की पूरी सेल 12 महीने की अकाउंटिंग ईयर की सेल्स। अब एक और सेल्स कंसीडर करनी होगी, कौन सी? आग लगने की डेट से 12 महीने पहले, आग लगने की डेट से 12 महीने पहले। आग कब लगी? 1 जुलाई, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने, 1 जुलाई 2023, तो 1 साल पहले पहुंच जाओ, 1 जुलाई 2022 से आग लगने के 1 दिन पहले 30 जून 2023, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? पॉलिसी लेना होगा। इस सेल्स को हम बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। क्या बोलेंगे? एनुअल टर्नओवर। अलग अलग नाम है, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कहलाएगा एनुअल टर्नओवर। अब ये जो सेल्स है इनटू क्या करना होगा? ऑब्वियसली जीपी रेट, उतना ही तो प्रॉफिट का नुकसान हो सकता है मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा हमारा पॉलिसी टू बी टेकन। तो लिखो आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने एनुअल टर्नओवर। एक बार अपने को लगता है अरे यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप 3 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान है। एनुअल टर्नओवर, सेल्स कौन सी सेल्स हो गई है? ड्यूरिंग 12 मंथ्स। कौन से 12 मंथ्स? जस्ट प्रिसीडिंग टू द डेट ऑफ फायर, टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने। सर इसको भी हमें क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। जैसे स्टैंडर्ड सेल्स के लिए अपने ट्रेंड लगाया था ना, इसके लिए भी ट्रेंड लगाना होगा। ट्रेंड एट द रेट, जो भी परसेंटेज होगा वही स्टैंडर्ड वाला यहां पे लग जाएगा, वहां पे जो ट्रेंड लगाया था वही, प्लस स्लैश माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, आग लगने की डेट से जस्ट 12 महीने पहले, और उसमें भी एडजस्टमेंट कर दिया है। और अब आ जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन। तो कितने का पॉलिसी लें सर? जो भी आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है, जो भी आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है, इनटू क्या करना है? जीपी रेट, इनटू क्या करना है? जीपी रेट, ताकि वो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाए। पॉलिसी टू बी टेकन लेनी कितनी चाहिए थी, ली कितनी, उसी से कंपेयर करेंगे फिर इसको। ठीक है जी, 2 स्टेप और है क्या? हाँ जी सर, 2 स्टेप और, ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम। यहां तक लिख लो, पहले देख लिया। स्टेप नंबर 7, ग्रॉस क्लेम, ग्रॉस क्लेम। बताइए अब तक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्लेम कितना मिलना चाहिए? टोटल क्लेम कितना मांगोगे आप? स्टेप नंबर कौन से में कैलकुलेट किया था सबसे पहले क्लेम, बताओ? 4th के अंदर। हाँ जी, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4। ओके, और कोई क्लेम?
क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ओके, क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये दोनों क्लेम आप मांगेंगे। स्टेप नंबर कौन सा? 5। और जैसे वहां पे नहीं करते थे सेल्वेज गुड्स लेस, जितना बचा लिया उसको लेस करते थे, वैसे यहां पे भी लेस करेंगे। क्या सर यहां पे क्या बचा लिया? कुछ पूछना चाहते हैं? मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ तो पार्थ क्या हुआ फिर दिक्कत? अच्छा ओके कोई ना, तो और आगे बैठ जाया करो अगर। अच्छा 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 ठीक है पार्थ। लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। भाई जो स्टैंडिंग चार्जेस है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कवर करवा रखा था, अगर उसमें से कुछ बचा लिया, जैसे रेंट, रेंट पे काम कर रहा था, मान लो अब रेंट नहीं देना पड़ रहा वहां का, तो ये मैंने बचा लिया, वो क्वेश्चन आपको लिख के देगा सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो आप क्या कर देना, लेस कर देना, उतना अमाउंट से आपका क्लेम का क्या हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा। हाँ जी हाँ, जैसे सेल्वेज गुड्स था जो बचा लोगे वो, भाई जिस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है अगर वो चीज आपने बचा ली है तो आपको ऑब्वियसली क्लेम हाँ कम हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है ना कि किस चीज का है। मान लो बिल्डिंग में अपन काम कर रहे थे, वहां पे रेंट लग रहा था 20,000, अब मैंने दूसरी जगह पे टेम्परेरी बेसिस पे काम चालू किया, वहां पे मुझे रेंट देना पड़ रहा है 15,000, तो मेरा रेंट 5,000 बचा कि नहीं बच गया, इस तरीके से। चलिए ग्रॉस क्लेम के बाद लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8, फाइनली स्टेप नंबर 8, नेट क्लेम। जैसे हमारा वो स्टेप नंबर 4 होता था ना क्लेम का, अब ये वाला स्टेप है वो नेट क्लेम। वहां हम क्या कंपेयर करते थे, इफ पॉलिसी वैल्यू इज सफिशिएंट, आपने पॉलिसी ले रखा है हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वहां होता था, यहां पे क्या बोलेंगे, पॉलिसी टू बी टेकन, कितने का पॉलिसी आपको लेना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा या बराबर ले रखा है तब तो पूरा मिल जाएगा। ओके जी, नेट क्लेम इक्वल्स टू ग्रॉस क्लेम। और अगर पॉलिसी आपने कम का करवा रखा हो तो एवरेज क्लोज विल अप्लाई, इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन, बिल्कुल पॉलिसी टू बी टेकन, तो यहां पे क्या लग जाएगा, एवरेज क्लोज विल अप्लाई। और ऐसे केस में आपका नेट क्लेम जो रहेगा नेट क्लेम ग्रॉस क्लेम इक्वल मल्टीप्लाइड बाय हाँ पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। ओके जी डन है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी डन है। ये 8 स्टेप्स हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से ताकि वापस माइंड हाँ मैं रिकॉल हो जाए अपना। एक होता है टुकड़ों, हाँ लिख लो आराम से, एक होता है टुकड़ों में पढ़ना, एक होता है उसको एक साथ पढ़ना, एक साथ पढ़े बिना वो माइंड में नहीं आती। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद भी आपको क्या करना है, एक बार हाँ एक साथ पढ़ लेना है, ठीक है जी।
एक ही रूल है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, और कुछ नहीं है। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या है, इंडेमनिटी पीरियड। ओके, इंडेमनिटी पीरियड में क्या था, पीरियड ऑफ पॉलिसी टेकन या एक्चुअल लॉस पीरियड, विच एवर इज लोअर। दूसरा है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स में क्या आएगा, सर पिछली बार जो सेल्स हुई थी इसी ड्यूरेशन में, दैट इज स्टैंडर्ड सेल्स, उससे इस बार की एक्चुअल सेल्स को कंपेयर करना, अगर ट्रेंड हो तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, दैट इज शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के बाद तीसरा स्टेप जीपी रेट। जीपी रेट का सर अलग ही मामला है। पहली बात तो सेल्स कौन से ईयर की लेनी है, पिछले अकाउंटिंग ईयर की, और जीपी भी वही लेना है, लेकिन जीपी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लॉस होगा तो रिवर्स हो जाएगा, और लॉस को भी क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनेटली देखा जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस सॉरी नेट प्रॉफिट इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ये प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या आएगा सर, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेट। ओके, फिर क्लेम फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तीनों में से जो भी कम हो, एक्चुअल का खर्चा या सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी रेट, या तीसरा एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। पॉलिसी टू बी टेकन, हाँ टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, पॉलिसी टू बी टेकन कितने का लेना चाहिए, डिपेंड करेगा किस पे, आग लगने की डेट से जस्ट पहले के 12 महीने, इसको बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। इसको भी एडजस्ट कर दो, इनटू कर दो जीपी रेट से, तो वो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा सेल्स पर। ओके जी, इतना लेना है। ग्रॉस क्लेम, दोनों क्लेम ऐड कर दो, लेस क्या कर दो, सेविंग्स अगर कुछ हुआ है तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में, और फिर नेट क्लेम आपको पता ही है, पॉलिसी सफिशिएंट ले रखा हो तो ठीक है टोटल मिल जाएगा, नहीं ले रखा हो तो प्रोपोर्शनेटली आपका नेट क्लेम कम कर दिया जाएगा। एवरेज क्लोज विल अप्लाई। डन, याद हुआ कुछ? चलिए क्वेश्चन फिर अपन कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय।